अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द ईयर 2026। आप सब लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए यही दुआ है कि आप में से अगर कोई भी बाहर आने का प्लान कर रहा है, चाहे जर्मनी हो, चाहे यूरोप हो, चाहे कोई भी जगह हो, आप सब लोग अपने प्लान्स में कामयाब हो। और मैं भी ये वीडियो इसी मकसद से बना रहा हूँ कि आप में से अगर कोई जर्मनी में 2026 में आना चाह रहा है, जो कि जर्मनी का विंटर इनटेक बनता है, अक्टूबर में स्टार्ट होता है, तो ये वीडियो उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाली है। और अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि जर्मनी आने के लिए आपने पहला स्टेप ले लिया और बिल्कुल सही टाइम पे लिया। इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस के हवाले से गाइड करूंगा, मतलब कि डेडलाइंस के हवाले से या फिर आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, बल्कि साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के हवाले से हम डिस्कस करेंगे, जो कि है जर्मनी की वीजा अपॉइंटमेंट्स, जिसको लेके बहुत सारे लोग परेशान भी हैं और काफी ज्यादा मिथ्स भी इसके हवाले से फैल गई हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि एक एक साल तक अपॉइंटमेंट्स आ ही नहीं। तो साथ में मैं आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताऊंगा जो अक्सर स्टूडेंट कर रहे हैं, जो देखने में तो छोटी सी गलती लगती है, बट इस गलती की वजह से उनका पूरा साल जाया हो जाता है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट है जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, वो ये कि अगर अभी आप बिजी हैं या फिर पूरी तवज्जो से वीडियो नहीं देख सकते तो प्लीज अभी इसको बंद कर दें, कहीं पे सेव कर लें, बट अभी वीडियो स्टार्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से तवज्जो से देखेंगे और समझेंगे तो आई कैन गारंटी यू कि जर्मनी में आने वाले जितने भी विंटर इनटेक के मसले हैं, मोस्ट मसले आपके उसमें रिजॉल्व हो जाएंगे और आपको अभी से पता लग जाएगा कि इस टाइमलाइन में आपने कौन से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं, अप्लाई कब करना है, और साथ में अपॉइंटमेंट के इश्यूज ना आए उसके लिए एग्जैक्टली करना क्या। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's dive straight into the video. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता चलूं कि इस वीडियो में हम जितनी भी बात करने वाले हैं जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लिहाज से करने वाले हैं, जिनकी ट्यूशन फी नहीं होती या हो भी तो बहुत कम होती है। और हम इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनके एडमिशन की रिक्वायरमेंट या फिर उनका डेडलाइन का क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट होता है। तो लेट्स मूव ऑन आवर फर्स्ट टॉपिक, जो कि है व्हेन यू शुड अप्लाई फॉर जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि जर्मन यूनिवर्सिटीज में एक्जैक्टली आपको कब अप्लाई करना चाहिए, आपका ये समझना थोड़ा जरूरी है कि जर्मन यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन किस पैटर्न को फॉलो करती है। आपको ये जान के शायद थोड़ी हैरत हो कि जर्मनी की यूनिवर्सिटीज कोई एक फिक्स टाइमलाइन नहीं फॉलो कर रही। उनके एडमिशन ओपनिंग की डेट भी डिफरेंट होती है और कईयों की एडमिशन क्लोजिंग की डेट भी डिफरेंट होती है। मोस्ट यूनिवर्सिटीज जो विंटर इनटेक के लिए ओपन है वो फेब के पीरियड से लेके मिड जुलाई तक ओपन होती हैं। तो अब जब यूनिवर्सिटीज सेम टाइम पे अपने एडमिशन ओपन नहीं करती तो ऑब्वियसली वो सेम टाइम पे एडमिशन क्लोज भी नहीं करेंगी। यहाँ आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं जिनका टाइमलाइन यहाँ पे मेंशन है। कुछ यूनिवर्सिटीज फेब में एडमिशन एप्लीकेशन लेना क्लोज कर रही हैं, कुछ मार्च में, कुछ अप्रैल में, कुछ मई में, कुछ जून में, और मैक्सिमम मिड जुलाई तक आपको यूनिवर्सिटीज मिलेगी जो कि अपने एडमिशन ओपन रखती हैं। उसके बाद सब यूनिवर्सिटीज के एडमिशन क्लोज हो जाते हैं। तो अगर आप जर्मनी के विंटर इनटेक को टारगेट कर रहे हो तो आपको अपनी एप्लीकेशन मिड जैन से लेकर मिड मार्च के पीरियड में स्टार्ट कर देनी चाहिए। इस टाइम को मैं आइडियल टाइम पीरियड कहता हूं, और वो इस वजह से कि अगर आप इस टाइम के बीच में अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो तो ऑलमोस्ट आप जर्मनी की 95% यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन को मीट कर दोगे। मैं 95% इसलिए कह रहा हूँ कि इवन मिड जैन में भी प्रोसेस स्टार्ट आप कर दो तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जिनके एडमिशन पहले ही क्लोज हो जाते हैं। जिस तरह स्टुटगार्ट की यूनिवर्सिटी आपको कोर्स नजर आ रहा होगा, ये अपने विंटर इनटेक के लिए 15th जैन को, मतलब मिड जैन को इन्होंने अपनी एप्लीकेशंस लेना बंद कर दी थी। लेकिन ये बहुत कम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं जो इस तरह करती हैं। मोस्ट यूनिवर्सिटीज जो टाइमलाइन मैंने आपको बताया है उसी टाइमलाइन को फॉलो करती हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली एप्लीकेशन। आप शायद सोच रहे हो कि मुनीब भाई इस पे बार बार बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब भी एक नया इनटेक आता है और जो भी मैं उसमें अपडेट्स देता हूँ उसमें मैं एक चीज लाजमी डिस्कस करता हूँ, जो कि इंपॉर्टेंस होती है कि आप अर्ली एप्लीकेशन करो, क्योंकि हम इसका रिजल्ट देख चुके हैं। सिंस हम खुद स्टूडेंट्स के प्रोसेस करते हैं और हमें आइडिया है कि जो स्टूडेंट हमारे पास अर्ली स्टेजेस में आ जाते हैं, ना हमें उनका इतना ज्यादा एडमिशंस के इश्यूज आते हैं, ना ही अपॉइंटमेंट के इश्यूज आते हैं। तो इसके अलावा भी उन्हें क्या बेनिफिट्स होते हैं मैं आपको बता देता हूं कि पहले अगर आप अर्ली एप्लीकेशंस करते हो तो ऑफ कोर्स आपके पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जिनकी डेडलाइन ओपन होगी वो काफी ज्यादा होंगी। यूनिवर्सिटीज बढ़ेंगी, आपके ऑप्शन ज्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली उसमें एडमिशन आने के चांसेस भी आपके बढ़ जाते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे आपको एडमिशन देती है। मतलब कि अगर आपकी एप्लीकेशन पहले आई है और इवन तो के यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन अभी स्टिल रहती है, वो आपकी एप्लीकेशन को विद इन उस डेडलाइन पीरियड एवेल्युएट करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि हमने आपको एडमिशन दे दिया है या नहीं। और ये चीज बहुत इफेक्टिव होती है, क्योंकि अगर आपकी एप्लीकेशन पहले आ गई और फॉर इंस्टेंस आपका जीपीए 3.2 था और एक स्टूडेंट है जिसने अप्लाई किया है इवन विद 3.5 या 3.6 जीपीए, लेकिन उसने बहुत एंड वाले दिनों में अप्लाई किया है, तो ऑलरेडी कई दफा यूनिवर्सिटीज की सीट्स फुलफिल हो जाती हैं और हो सकता है आपका एडमिशन आ जाए जस्ट इस बेसिस पे कि आपने अर्ली एप्लीकेशन की है। और वो स्टूडेंट जिसका जीपीए आपसे
इरादा भी था वो सिर्फ इस वजह से एडमिशन को लूज कर दे कि उसने अप्लाई लेट किया था और यूनिवर्सिटीज की जो सीट्स थी ऑलरेडी फुल हो गई थी। अगेन ये हर यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया फॉलो नहीं करती, बट जर्मनी में हमें पता है कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि क्राइटेरिया को फोकस करती हैं और काफी स्टूडेंट्स को इससे काफी ज्यादा फायदा भी हुआ है। नेक्स्ट मैं आपको एक सर्कल समझा देता हूँ कि अगर आपने अर्ली एप्लीकेशन की है तो आपके एडमिशन अर्ली आएंगे। जब आपके एडमिशन अर्ली आएंगे तो आप अपॉइंटमेंट्स के लिए ज्यादा अर्ली अप्लाई कर सकोगे, और अगेन जब अपॉइंटमेंट जल्दी अप्लाई किया है तो आपका वीजा बिल्कुल ऑन टाइम आएगा। तो ये एक पूरा सर्कल है जो कि हर दफा चल रहा होता है और बहुत से बच्चे फिर भी इस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते और बाद में जब आकर वो फंसते हैं, स्पेशली उस स्टेज पे फंसते हैं जब एडमिशन नहीं आ रहे होते या फिर बहुत लेट आ रहे होते हैं और अपॉइंटमेंट के इशूज आ रहे होते हैं। तब आप मुझसे लिखवा लें कि उन लोगों को, अगर उन्होंने मुझे सुना है तो ये बात उन्हें लाजमी याद आएगी कि हाँ, मुनीब भाई ने कहा था कि अर्ली एप्लीकेशन स्टार्ट कर लो, और अगर हम कर लेते तो इन सब मसलों से जिनसे वो गुजरेंगे वो ना गुजरते। अच्छा, एक और चीज हो कि आपको अर्ली एप्लीकेशन करने में फायदा देती है वो ये कि कई यूनिवर्सिटीज में जर्मनी की एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है वीपीडी का, जो कि आपको यूनिवर्सिटी से इशू होता है। अब अगर आपने जर्मनी का प्रोसेस नहीं किया तो डोंट वरी, जस्ट सिंपली ये समझ लें कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि यूनिवर्सिटीज आपसे रिक्वायर करती हैं और वो डॉक्यूमेंट इशू होते होते आपको 6 to 8 वीक्स तक का टाइम पीरियड लग सकता है और इस डॉक्यूमेंट को हम वीपीडी कहते हैं। तो फॉर इंस्टेंस आप अपनी कोर्स ढूंढ रहे होते हो और आपको एक यूनिवर्सिटी मिलती है जिसकी डेडलाइन 30 अप्रैल की होती है। आप कहते हो यार इसमें तो बहुत टाइम है, अभी तो फेब का महीना है, अभी तो बहुत टाइम है, मैं अप्लाई कर दूंगा। द इशू इज कि अगर उस यूनिवर्सिटी ने वीपीडी की रिक्वायरमेंट की होती है तो उस यूनिवर्सिटी का प्रोसेस आपने एटलीस्ट 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले स्टार्ट कर देना होता है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट इशू होते ही आपको 1 से 1.5 महीना लग जाता है। तो अगर आपने बिल्कुल जाकर वो अप्रैल की डेट में अप्लाई किया या इवन आप मार्च में भी उस डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कई दफा ऐसा हुआ है कि वो डॉक्यूमेंट इशू नहीं हुआ और स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी वो सिर्फ इस वजह से रह जाती है कि उनका वीपीडी का डॉक्यूमेंट नहीं आया होता। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट जो कि आपको चाहिए जर्मन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए। अच्छा, ये पोर्शन मैं 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। पहली कैटेगरी वो होगी कि आपने बस प्रोसेस स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर आप खुद से भी कर रहे हैं या फिर आप हमारे थ्रू या किसी और के थ्रू प्रोसेस करवा रहे हैं तो कौन सा एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट आपके पास हो जिससे आप वो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। देयर इज अनदर पार्ट जो कि आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, बट ये वो सब डॉक्यूमेंट होंगे जो आप प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद इन पैरेलल भी कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि पहले ही आप सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें तब आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करें, अदरवाइज वो डिले के मसले आने लग जाते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट बताता हूं जो कि आपको एलिजिबल कर देंगे प्रोसेस स्टार्ट करने के। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो बैचलर्स में सिंपली आपको 2 मेन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। पहला, अगर आपने मैट्रिक या ओ लेवल्स किया है तो उसकी आपको मार्कशीट चाहिए होगी और जो सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए होगा। इसी तरह अगर आपने एफएससी किया है या फिर अगर आपने ए लेवल्स किया है तो आपको एफएससी की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो दिस इज इट। अगर ये आपके पास है तो आप अपना बैचलर्स का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। देन जब आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं, मैट्रिक या ओ लेवल के सर्टिफिकेट, इसी तरह एफएससी और ए लेवल्स के सर्टिफिकेट, तो आपको अपनी बैचलर्स की डिग्री चाहिए। अब अक्सर लोगों के पास जो कि फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं उनके पास डिग्री नहीं होती एंड दिस इज टोटली फाइन, क्योंकि अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और आपको ग्रेजुएट किए हुए 1 साल से ज्यादा का अरसा नहीं हुआ तब आपको डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर 1 साल से ज्यादा का टाइम हो गया तब डिग्री आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपको कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट चाहिए अगर आपके 8 सेमेस्टर पूरे हो गए हैं, या फिर आपको 7 सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट प्लस होप सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप 7 सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट की बेसिस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट बता दूं कि हर यूनिवर्सिटी आपको अलाउ नहीं करती 7th की बेसिस पे अप्लाई करना, लेकिन काफी ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो आपको 7 सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट प्लस आपको होप सर्टिफिकेट की बेसिस पे को अलाउ करती हैं अप्लाई करने के लिए और आपको एडमिशंस भी देती हैं। नेक्स्ट मैं उन डॉक्यूमेंट की बात करता हूं जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ डॉक्यूमेंट आप प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद इन पैरेलल प्रिपेयर करो। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है सीवी, देन आपकी लेटर ऑफ मोटिवेशन। और लेटर ऑफ मोटिवेशन आप यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक लिखते हैं, मतलब जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो उसी से रेलिवेंट आप लेटर ऑफ मोटिवेशन में चीजें ऐड करते हैं। नेक्स्ट, आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस चाहिए होंगे अपने यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से। नॉर्मली 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस इनफ रहते हैं और कोशिश करें कि उन प्रोफेसर से लें जिन्होंने एटलीस्ट पीएचडी की हो या फिर आपको कोर सब्जेक्ट्स पढ़ाए हो। नेक्स्ट, आपको रिक्वायरमेंट होती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स की। आइल्स हो गया, पीटी हो गया, टोफल हो गया। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि आप आइल्स दें, क्योंकि मोस्टली जर्मन यूनिवर्सिटीज में आइल्स एक्सेप्टेबल होता है। पीटीई भी अब काफी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करने लगी हैं, बट अभी भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर जर्मनी में आइल्स या टोफल तो चल जाता है लेकिन पीटीई का अक्सर वहां पर नहीं चलता। नेक्स्ट, आपका अटेस्टेशंस का स्टेज आएगा और मोस्टली आप आईबीसीसी से डॉक्यूमेंटेड टेस्ट कराने होते हैं। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगेन आपको ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री एचईसी से अटेस्ट करवानी है। और लास्ट में आपको नोटरी पब्लिक के अटेस्टेशंस भी चाहिए होंगी। जर्मनी में मोस्टली मोफा की अटेस्टेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, उनकी अटेस्टेशंस रिक्वायर्ड नहीं होती, तो वो करवाने की आपको जरूरत नहीं है। ये सब वो चीजें, अगेन मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये सब वो चीजें हैं जो कि आप प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद इन पैरेलल कर सकते हो। अगर आप ये देख रहे हो कि मैं सब चीजें पहले ही कर लूं बाद में प्रोसेस स्टार्ट करूं, तो यही वो रीजन है जिसकी वजह से मेनली स्टूडेंट्स को डिले आता है और उनकी एप्लीकेशन फिर लेट अप्लाई होती है। ये सब डॉक्यूमेंट जो मैंने एक्सप्लेन किए ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो कि ऑप्शनल डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन कई दफा आपको एडमिशंस में अप्लाई करने के लिए आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसके हवाले से मैंने बड़ा डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस किया है। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर आपको इन डिटेल समझना है कि एग्जैक्टली कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस किस स्टेज पे रिक्वायर होंगे तो आप ये वाली वीडियो लाजमी देखें।
देखिएगा। नेक्स्ट हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जो कि जर्मनी स्टडी वीजा अपॉइंटमेंट्स के हवाले से। पहले तो एक अच्छी चीज़ जो हुई है वो ये कि जर्मनी ने अपना सारा सिस्टम जो अपॉइंटमेंट देने का सिस्टम है ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया। ऑनलाइन पहले क्या हुआ करता था कि जस्ट अगर आपके पास आपका पासपोर्ट नंबर है तो आप उसकी बेसिस पे अपॉइंटमेंट की लाइन में लग सकते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब मेनली आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार करने हैं, मतलब आपको अपने एडमिशन लेटर, आपको अपना ब्लॉक्ड अकाउंट, हेल्थ इंश्योरेंस और सब चीज़ें जो कि वीज़ा के लिए आपको चाहिए होती थी अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद, वो अब आपको सब चीज़ें पहले चाहिए। इससे फ़ायदा ये हुआ है कि अब सिर्फ वो स्टूडेंट अपॉइंटमेंट की लाइन में लगते हैं जो कि डिजर्विंग होते हैं। सारे एप्लीकेंट्स फिल्टर आउट हो जाते हैं जिनके एडमिशंस अभी नहीं आए होते। तो नए जो काउंसलर सर्विस पोर्टल है उसके आने से ये वाला मसला अब हल हो गया है। अब इसमें एक और मेजर अपडेट ये है कि पहले ये वाला सिस्टम सिर्फ इस्लामाबाद में जो जर्मन एम्बेसी थी उसने एक्टिव किया था, लेकिन जो कराची था उसमें पुराना ही सिस्टम चल रहा था जहां पे बहुत मसले आने लग गए थे। बट अगेन अब कराची के सिस्टम को भी मूव कर दिया गया है ऑनलाइन सिस्टम की तरफ। इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां पर जाके ये वाला पेज डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। लेट्स से कि यहाँ पर जब मैं ये वाला लिंक ओपन करता हूँ और ऑनलाइन काउंसलर सर्विस पोर्टल पे जाता हूँ तो साथ में ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने कहा पूछा हुआ है कि इन विच कंट्री आर यू रेजिडेंट, मतलब आप कहाँ पे रह रहे हैं। तो सिंपली अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान चूज कर लेंगे। पाकिस्तान चूज करने के बाद नीचे जाके वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप इस्लामाबाद में हैं, इस्लामाबाद में अफगान एप्लीकेंट है या फिर कराची। अब अगर आप सिंध और बलोचिस्तान वाली साइड से हैं तो आप कराची चूज करेंगे, अदरवाइज आप इस्लामाबाद चूज करेंगे। मतलब तो पहले यहाँ पर जिस तरह इस्लामाबाद अफगान एप्लीकेंट्स को हम चूज नहीं कर सकते, हम कराची को भी चूज नहीं कर सकते थे। बट अब आप देख सकते हैं कि कराची का पोर्शन हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं रजिस्टर करवाने के बाद। तो ये कराची वालों के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि अब जो लोग कराची में स्पेशली इंटरेस्टेड थे जर्मनी जाने के लिए, उनके लिए एक बहुत अच्छा पाथवे अब ओपन हो गया ऑनलाइन एप्लीकेशंस का। अब आई नो कि जर्मनी के अपॉइंटमेंट सिस्टम को लेकर बहुत ज़्यादा मिथ्स भी आने लगी हैं कि यार पता नहीं एक एक साल लग रहा है और लोगों की अपॉइंटमेंट नहीं आ रही। क्या ये बात एक्चुअल में ठीक है कि क्या वाकई एक एक साल लग रहा है? क्योंकि अगर एक साल का हम देखें तब तो जिस सेमेस्टर में बच्चे ने एडमिशन ने अप्लाई किया है और एक साल बाद उसकी अपॉइंटमेंट आ रही है तो उस सेमेस्टर का एडमिशन वैलिड फिर नहीं रहेगा। तो फिर अप्लाई करने का क्या फायदा अगर एक एक साल का वेट करना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बात बिल्कुल गलत है कि अपॉइंटमेंट आने में एक एक साल लग रहे हैं। और ये कंफ्यूजन लोगों को इसलिए आ रहा है कि जब वो पोर्टल पे जाते हैं या अप्लाई करते हैं तो अक्सर पोर्टल पे शो हो रहा होता है कि एक साल का वेटिंग टाइम है। अब मोस्टली मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूंगा आप, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि हम स्टूडेंट के केसेस पर्सनली करते हैं। ओवर 2000 स्टूडेंट हमारे ऑलरेडी जर्मनी जा चुके हैं। तो लास्ट ईयर जो विंटर के केसेस हमने डील किए थे उसमें हमने ये देखा था कि जिन स्टूडेंट के हमारे पास एडमिशन आए थे और स्पेशली जिन लोगों के अर्ली एडमिशन आ गए थे, मतलब अप्रैल मई और जून में जिन्होंने अपॉइंटमेंट अप्लाई की थी एडमिशन आने के बाद, उन सब की अपॉइंटमेंट आ गई थी और वो जर्मनी जाके अब अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। इस चीज़ से इस बात की अहमियत और ज़्यादा हो जाती है कि आप अर्ली एप्लीकेशंस करें ताकि आपके एडमिशंस पहले आएँ। और इसी तरह अगर आप लेट अप्लाई करते हैं, आपका एडमिशन ही अगस्त या सितंबर में आ रहा है, तो ऑलरेडी बहुत से स्टूडेंट आपसे पहले अपॉइंटमेंट अप्लाई कर चुके होंगे और अपॉइंटमेंट आने के चांसेस या टाइमली अपॉइंटमेंट आने के चांसेस कम होते रहते हैं। बट इट डजंट मीन कि आप इस सोच के साथ कि पूरा एक साल मुझे लग रहा है अपॉइंटमेंट का तो जर्मनी का प्रोसेस ही अप्लाई नहीं करता, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर इनटेक बहुत से स्टूडेंट है जो जर्मनी जा रहे हैं और ऑब्वियसली अभी जर्मनी सबसे ज़्यादा आइडियल अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है, गिवन कि वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हों क्योंकि एजुकेशन यहाँ पर फ्री है, या फिर वीज़ा रेशियो हो क्योंकि जर्मनी की वीज़ा रेशियो बहुत अच्छी है। हमारे जितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था अपॉइंटमेंट के लिए किसी एक का भी वीज़ा रिजेक्शन नहीं आया। लेकिन सेम इज़ नॉट द केस फॉर इटली या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर बहुत और भी कंट्रीज हैं जो कि वीज़ा रिजेक्शन बहुत हाई है। इवन एडमिशन आने के बाद फी वगैरह जमा करवाने के बाद भी लोगों के वीज़े नहीं आ रहे। तो जर्मनी डेफिनेटली मेरी बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पे होगा। खैर इन सारी चीज़ों के हवाले से हम अपने वेबिनार में भी डिस्कस करेंगे। मैंने अपनी टीम के साथ मतलब एक्सेस फ्यूचर के साथ मिलकर एक वेबिनार अरेंज किया है जो कि 24 जनवरी को होगा और उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो लाजमी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। उस रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं नीचे भेज दूंगा। इस वेबिनार में आपको डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, आपको जर्मनी के प्रोसेस के हवाले से भी पता लगता है, टाइमलाइंस के हवाले से भी पता लगता है और बहुत सी चीज़ें जो मैं इस छोटी यूट्यूब वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा वो हम उस वेबिनार में डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि एक बहुत मेजर गलती स्टूडेंट्स करते हैं जब वो अपनी अपॉइंटमेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं और उसकी वजह से उनकी अपॉइंटमेंट टाइमली नहीं आती। ये अक्सर गलती मैं अपने स्टूडेंट को भी कहता हूँ कि अवॉइड करें, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपकी अपॉइंटमेंट डिले हो जाती है बल्कि जो एडमिशन आपका ऑलरेडी आया होता है उसके लूज होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अब वो गलती क्या है? वो सिंपली ये है कि अक्सर स्टूडेंट क्योंकि उन्होंने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया होता है तो उन्होंने कुछ प्रायोरिटी सेट की होती है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर एक स्टूडेंट है उसका एडमिशन आ जाता है, लेट्स से कि उसका फ्रैंकफर्ट में एडमिशन आ जाता है, बट उसने साथ में अप्लाई किया हुआ है म्यूनिक की भी किसी यूनिवर्सिटी में और वो कहते हैं कि जी मैं तो वेट करूंगा जब तक मुझे म्यूनिक की यूनिवर्सिटी का रिस्पॉन्स नहीं आता, मैं अपना वीजा का अपॉइंटमेंट स्टार्ट नहीं करूंगा। दिस इज द मेजर मिस्टेक जो कि बहुत स्टूडेंट आजकल कर रहे हैं जिसकी वजह से अपॉइंटमेंट डिलेज आ रहे हैं। इसका सिंपली
सिंपली मेथड ये है कि जो आपका पहला एडमिशन आया है आप उस एडमिशन की बेसिस पे अपना वीज़ा अपॉइंटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करें। हमारे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये किया है, जिनके एडमिशन आए थे और विद इन अ वीक उनकी अपॉइंटमेंट अप्लाई हो चुकी थी। और जो वो मुझसे सेशन रख के वो यही पूछ रहे थे, मनीब भाई अगर दूसरी से भी एडमिशन आ गया हमारा तो हमने तो वहाँ पे जाना है। तो सिंपली उसका आंसर ये है कि आप जर्मनी में यूनिवर्सिटीज चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है अगर एक एडमिशन लेटर की बेस पे आपको वीज़ा रिसीव हुआ है या वीज़ा अपॉइंटमेंट पे आपने अप्लाई किया है तो उसी यूनिवर्सिटी में आपने जाके लाजमी पढ़ना है, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं। जब तक अपॉइंटमेंट आती है और दूसरा एडमिशन लेटर आ जाता है तो नई यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर लेकर भी आप जा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज चेंज करना जर्मनी में फुली अलाउ है, लीगल है, इसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो ये वेट मत करें कि मेरा जब तक कोई 5-6 से एडमिशन नहीं आ गया मैं बाद में चूज करूंगा। ऐसा बिल्कुल ना करें। जिस यूनिवर्सिटी से पहले एडमिशन आया है उसी की बेसिस पे अपनी फौरन अपॉइंटमेंट अप्लाई करें ताकि आपकी अपॉइंटमेंट टाइमली आ सके। तो जिस तरह मैंने बताया कि हम स्टूडेंट्स के प्रोसेस पिछले 6 सालों से डील कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 2000 प्लस से ज्यादा स्टूडेंट हमारे जाकर जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। तो अगर आप भी जर्मनी में स्टडी के लिए इंटरेस्टेड हैं और किसी प्रोफेशनल की हेल्प आपको चाहिए तो आप हमारे थ्रू भी अपना प्रोसेस करवा सकते हैं और डायरेक्टली हमसे इन कॉन्टैक्ट आ सकते हैं। हमसे कॉन्टैक्ट करने का मेथड बहुत ही आसान है। यहाँ नीचे एक व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप टेक्स्ट भेज सकते हैं और फर्दर जो भी जिस भी चीज की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप यहाँ पर बता सकते हैं। साथ में हमारी एक्सेस फ्यूचर की ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि www.accessfuture.net के नाम से। तो जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन नजर आ जाएगा। सिंपली आपने यहाँ पर जाकर स्टडी अब्रॉड विद एक्सेस फ्यूचर को चूज करना है और स्टार्ट योर एवेल्युएशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमारे पास एक एवेल्युएशन फॉर्म आता है। जब आप ये एवेल्युएशन फॉर्म फिल करते हैं तो आपकी डिटेल्स मतलब आपकी एजुकेशनल एंड वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल हमारे पास आ जाती है, जिसकी बेसिस पे हमारी टीम आपको कॉल करती है और आपसे एडमिशन के सिनेरियोस को डिस्कस किया जाता है। अगेन इस फॉर्म का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आप जब इसको फिल आउट करेंगे हमारी टीम आपको एज सून एज पॉसिबल रीच आउट करेगी। और एक और चीज इसके लिए मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, वो ये कि आपने मुझे अब इस काबिल किया है कि मैं अपना ऑफिस इस्लामाबाद में ओपन कर सका और उस ऑफिस का बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया है। विद इन लास्ट 6 मंथ्स तकरीबन 500 विजिट्स वहाँ पे रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स भी आए हैं और साथ में अपने पेरेंट्स को लेकर भी आए हैं और काफी अच्छी उनकी डिस्कशंस रही और ऑफिस का फीडबैक मुझे बहुत ही अच्छा रिसीव हो रहा है। अगेन ऑफिस में हमारे बड़े वेल क्वालिफाइड मेंबर्स हैं जिनको जाकर आप मिल भी सकते हैं, डिटेल में अपना प्रोसेस भी डिस्कस कर सकते हैं। और ऑफिस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको यहाँ पे भी करा देता हूँ ताकि अगर आपने ऑफिस विजिट करना हो तो सारी चीजें आपके लिए आसान हो। हेलो एवरीवन, आई एम मुनीब। हम लोग इस वक्त लोकेटेड हैं गैलरिया इस्लामाबाद के अंदर, 3rd फ्लोर पे ऑफिस नंबर 11 है हमारा। आप किसी भी वक्त हमें मंडे टू सैटरडे 10 to 6 विजिट कर सकते हैं। Assalamu alaikum, my name is Mariam. I'm working as head of sales department at Access Future. I have been working with Munib since 2020. आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी नेम से जानते होंगे, but here I am sitting at I8 office, Islamabad. Hi, my name is Samar and I work in the content writing department at Access Future. I mostly create contents for LOMs, CV and of course social media. तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ डू कमेंट बिलो कि आपको इस चीज़ में हेल्प आउट हुई है या कोई भी आपकी कंफ्यूजन है तो नीचे वो कमेंट में लिखते हैं। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि एक एक कमेंट में रीड आउट करके उसका रिस्पॉन्स करूँगा। अगर कुछ रह जाता है तो बेशक आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करें कि हमने ये सवाल आपको यूट्यूब वीडियो पे पूछा था बट इसका जवाब हमें नहीं आया, बनाऊंगा। थैंक यू, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।